फिल्म। कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महाउपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश का भविष्य और किस प्रकार से इस पूरे उपचुनाव को देखा जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ राजू मालवीय जी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान आनंद तारण जी मौजूद हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश का भविष्य भी ये उपचुनाव अब तय करने वाला है। महाउपचुनाव है। सबसे पहले बात करेंगे प्रवाल सक्सेना जी आपसे। महाउपचुनाव इसे माना जा रहा है, ऐतिहासिक चुनाव इसे माना जा रहा है और इसी चुनाव पर निर्भर करता है कि आने वाला मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा। क्या सत्ता पलटती है या फिर सत्ता वही रहती है? तो इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं? निश्चित रूप से पूजा जी, ये जो प्रजातंत्र का महापर्व है जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं और एक ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो विकासात्मक हो, जो स्थायी सरकार हो और जो गति से चल सके। मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में जो जनादेश मतदाताओं ने दिया था वो स्पष्ट जनादेश नहीं था, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हालांकि उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस सरकार को कई दलों के साथ मिलकर चलाया, लेकिन 15 महीने के दौरान जो कुछ हुआ सामने है, सबके सामने है और उस तरह से सरकार गिरी। और अब जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी है और चूंकि ये सरकार पहले भी 15 साल रह चुकी है, इसलिए एक रोड में पूरी तरह से तैयार है सरकार को चलाने के लिए। और अब आज जो मतदान शुरू हुआ है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब जो परिणाम आएंगे 10 तारीख को वो तय करेंगे कौन सरकार चलाता है। फिलहाल एक लोग अब ये चाहते हैं, मतदाता भी ये चाहता है कि एक ऐसी स्थायी सरकार मिले जो 3 साल तक चले, ताकि विकास की जो गति है वो तेज हो और जो डिस्टरबेंस बीच बीच में होता है राजनीतिक वो बंद हो और एक प्रकार से जो केंद्र से उसका तालमेल उचित हो, ताकि विकास के कार्यों में गति मिले। लेकिन प्रवाल जी, क्या लगता है आपको इस उपचुनाव में जनता के मुद्दों को कितना देखा जा रहा है? क्योंकि मुद्दे जहां है वहां कभी बिकाऊ और टिकाऊ की राजनीति ज्यादा नजर आती है, गद्दार हैं, इस तरीके के आरोप एक दूसरे पर पार्टियां लगाती हुई नजर आती हैं। देखिए, ये गद्दारी की बात है या बिकाऊ टिकाऊ की बात है, ये सारी बातें उस समय गोड़ जाती हैं जब विकास दिखता है शहर में। सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम चीजें जो लोगों को चाहिए, बुनियादी सुविधाएं जो मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिलती हैं तो। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से बीच में ये जो मैंने कहा ना आपसे डिस्टर्बेंस हुआ है, और ये कहना गलत है कि अब आप देखिए पारुल साहू बीजेपी से विधायक रही, आज वो कांग्रेस के साथ में है। उधर केएल अग्रवाल मंत्री थे शिवराज सिंह सरकार में, आज वो कांग्रेस के कैंडिडेट है। तो ये आपस में जो हुआ है उलटफेर, तो इसमें अब कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है, अब ये परिभाषा ही बदल गई है, क्योंकि कोई एक नहीं है, सभी आपस में इसमें एक है और जनता को तय करना है, तो मतदाता तय करेंगे कि कौन कितना उनके लिए मुफीद रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो ये और टिकाऊ विकाऊ कोई प्रमाण तो अभी किसी के पास नहीं, कुछ भी बोल दो, 35 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ बोलने में क्या जा रहा है। लेकिन अगर इतना ही है तो दमदारी से प्रमाण पेश करिए आप कि ये साहब इसको इतना पैसा इस खाते में गया है, इस व्यक्ति ने दिया है, तब जनता मांगी। कुछ भी कह देने से मैं नहीं समझता कि कोई आरोप सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल, आरोप सिद्ध नहीं होता कुछ भी कह देने से। और इसी के साथ जिस प्रकार से फिलहाल की स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश की, राजू मालवीय जी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो उपचुनाव है 28 विधानसभा सीटों पर जो मध्य प्रदेश का भविष्य निर्भर कर रहा है, पहले जहां अगर बात की जाए 230 की सीटों की बात की जाती है, लेकिन अब ये 28 विधानसभा सीट ही निर्भर करती है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का भविष्य कहाँ, मध्य प्रदेश की दिशा और दशा क्या आखिरकार आगे चलकर होगी। तो किस प्रकार से इस चुनाव को देख रहे हैं? पूजा, मुझे लगता है कि सदी का सबसे बड़ा उपचुनाव है जी। और ये उपचुनाव क्यों हुआ
इसके कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश को बर्बादी की कगार पर लाकर जिस तरह से खड़ा किया गया था, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था, लॉ एंड था ना ऑर्डर था। इन सारी चीज़ों में अपने दल को भी जो व्यक्ति नहीं संभाल पाए, उनके मान सम्मान की सुरक्षा भी नहीं पाए, उन विधायकों के, उन जनप्रतिनिधियों के भी काम वे नहीं कर पाए, वो प्रदेश क्या संभालेंगे। और ऐसी परिस्थिति में उन जनप्रतिनिधियों ने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि वे अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे थे। और प्रदेश को बचाने के लिए उन्होंने जो निर्णय लिया, मैं समझती हूँ बहुत महत्वपूर्ण था। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं जी। और कांग्रेस की सरकार गिरी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने शपथ ली और शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर ही पिछली स्थितियों की समीक्षा करके कोरोना की महामारी में जिस तरह का वातावरण था उसको 1 घंटे के अंदर उन्होंने बदला और सारी व्यवस्थाओं की चाकचौबंद व्यवस्था करके आगे के लिए उन्होंने निर्देशित किया। तो इस परिस्थिति के कारण और कुछ जगह हमारे जो तत्कालीन विधायक थे उनकी दुर्घटनापूर्ण मृत्यु होने के कारण ये चुनाव आज हम इस परिस्थिति को सभी लोग फेस कर रहे हैं जी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम को भी देखा है जी। 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार को भी देखा है। तो और पिछले 6 महीने से जो हमारी सरकार काम कर रही है वह भी जनता ने देखा है। 8 महीने तो वो भी हम जनता ने देखा है। इसलिए मैं समझती हूँ कि आज माइक्रो लेंस लगाकर जनता राजनीतिक दलों के काम को देख रही है और ऐसी सारी परिस्थिति में मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज जो मतदान होगा जी, वो उन 28 विधानसभा क्षेत्र की सीटों के मतदाता भाई बहन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने उनके हितों पर कुठाराघात किया है और वे सारी योजनाएं जो जनहितैषी योजना थी उनको कांग्रेस ने बंद किया था। हमारी सरकार आने के बाद हमने चालू किया। आपने देखा कि 15 महीनों में केवल एक ही रोना था, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और जिस दिन हमारी सरकार आई उस दिन के बाद सारी स्थितियां कैसे बदल गई। तो यही होती है, नजर बदल गई तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए स्वाभाविक रूप से आज मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यह आज का जो मतदान है ये सरकार नहीं पलटेगा। यदि पूरी तरह भी विरोध में निर्णय जाता है तो भी सरकार नहीं बदलती, लेकिन आज का जो मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और हमें आशीर्वाद इसलिए मिलेगा कि हमारे काम को जनता ने देखा है, जनता ने सराहा है और स्वाभाविक रूप से इन 7-8 महीनों में जो परिवर्तन जनता ने देखा है वो भी उनके लिए बहुत सुखद है। तो आज हमें विश्वास है कि मत हमें मिलेगा। बिल्कुल, विश्वास तो सभी जता रहे हैं राजू जी, और बीजेपी भी कर रही है। आनंद तारण जी, जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है कि जनता का काम नहीं किया जा रहा था कांग्रेस सरकार में और जो प्रत्याशी जीते थे चुनाव उनको ही जो है काम नहीं दिया जा रहा था, जिस प्रकार से लगातार आरोप लगे हैं कि कमलनाथ जी ने कभी जो है काम नहीं करने दिया, तो कभी उन्होंने कहा कि चलो चलो और चलते बनो, और जिस प्रकार से फिर बाकी सभी चल दिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज की स्थिति की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का उपचुनाव, ये महा उपचुनाव है, मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस उपचुनाव को कहां देख रही है? देखिए, गद्दारों का साथ देने वाले कर्नाटक में कौन लगाए उनको, कौन ने व्यवस्था करी? तो खरीद फरोख्त का तो सीधा सीधा आरोप है। हमारे विद्वान पत्रकार बोल रहे हैं कि ये लगता नहीं है। भाई, विद्वान पत्रकार को ये नहीं दिखा कि कर्नाटक में कौन सी सरकार थी, किसने व्यवस्था करी? मेरे का प्रमाण नहीं है। सुनिए, आप सुन लो, आपने बोला मैंने सुनी, तो किस तरह से उन्होंने बात करी, ऐसा लगा कि बिल्कुल वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज परोस रही है, चाहे मीडिया के माध्यम से परोस रही है, चाहे दूसरे माध्यम से परोस रही है, जो जहर परोस रही है जनता के बीच में, अब तक हम पे आरोप लगता था, आप पे भी आरोप लगने लगा प्रवाल जी। मैं जिस मीडिया पे बैठ रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठ रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ। ये विद्वान पत्रकार जिस भाषा में बात कर रहे थे वो किस भाषा में? भाई, निष्पक्षता से बात करना भी आरोप, उस पर भी आरोप लग जाता है। अरे भाई, कर्नाटक में जो हुआ क्या उन्होंने नहीं देखा ये बात को
कितनी गंभीर बात थी, उन्हें गंभीरता के साथ उस बात को, अगर मीडिएटर की बात है तो मीडिएटर के हिसाब से बात करनी चाहिए। एक तरफा बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे ही आरोप लगा रहे हैं, किस तरह की भावना परोसी गई। अरे प्रमाण का क्या होता है जब दिख रहे हैं आंखों से? प्रमाण किसी चीज का नहीं होता, खरीदा कर्नाटक सरकार से सुरक्षा मांगी जाएगी तो सरकार अपना दायित्व निर्वहन नहीं करेगी। आरोप लगाया तो आपको केस दर्ज करने चाहिए, अदालत में जाने चाहिए ना। पूरा का पूरा ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ने की जो हमारे विद्वान पत्रकार ने कोशिश की है, निश्चित रूप से ठीक नहीं है। जो जिस परिचय का उन्हें वो देने चाहिए, एक निष्पक्ष मतलब होने चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दी मेरे को। इसलिए वो मेरे मित्र हैं, परम मित्र है, मैं उन्हें 30-40 साल से जानता हूँ, तो आप पत्रकारिता। लेकिन जो आज जी आपको इतना ही पहचानते हैं आनंद जी। मैंने आज सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा। निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो किया है, जो सिद्ध के लिए युद्ध लड़ा है, कांग्रेस ने जो माफिया राज पर प्रहार किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक हिल गई थी, क्योंकि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा था। अगर अगवा किया है बच्चे को, उसके पीछे अगर कोई नेता थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उनका मर्डर हुआ, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। आज 7 महीने में पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हमारे विद्वान पत्रकार को ये नहीं देखा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हालात हैं, किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए, किस तरह से फिर 15 साल को वापस लाया गया, किस तरह से माफिया राज फिर कब्जा कर रहा है अपना, किस तरह से मध्य प्रदेश में पुनः बहनों का बलात्कार हो रहा है। तो प्रतिपक्ष होने के नाते आपको खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, बहनों को टंचमाल आप कहते हो, आइटम आप कहते हो, आरोप हम पे लगाते हो, गलत। विपक्ष को बोलने नहीं दे रहा है, ये तो आपका चरित्र है। मैं आप दोनों की बातों को बहुत गंभीरता के साथ सुन रहा था, मतलब आप में इतनी धारस नहीं है कि भैया हम सुनने सामने वाले, गलत तो नहीं, लेकिन कुछ भी बोलना है, हम बोल रहे हैं ना, तो आप सुनने चाहिए। आप गलत नहीं, मेरी नजरों में आप गलत बोल रही थी तो मैंने आपकी बात सुना। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश में आज परिस्थिति है और जो आज जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगा रही है, अपने क्षेत्रों से निकाल रही है, उन्हें मान रही है गद्दार है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। जो बात 1857 की थी वो आज पुनः चरितार्थ हो गई। जो परिवार, जो जनता भूल गई थी, जो नई पीढ़ी भूल गई थी उस बात को, वो आज नई पीढ़ी के दिमाग में आ गया कि ग्वालियर राजघराने ने देश के साथ गद्दारी की है। अगर 1857 में ये राजघराना भारत की जनता के साथ होता, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ होता, तो देश 1857 में आजाद हो गया होता। तो सुनिए प्रभाल जी, सुनना सीखिए। नहीं, उस समय आप सुनना सीखिए, बाद में जब आपका चांस आया आप बोलिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रभाल जी का जवाब दे दीजिए, इन सब चीजों को परोसा गया है, ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। क्योंकि प्रभाल भाई ने जो स्टार्टिंग याद करके आए, प्रभाल जी ने जो स्टार्टिंग करी वो निश्चित रूप से ठीक नहीं थी। और मैं चाहता हूं कि प्रभाल भाई अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो निष्पक्ष होकर बात करें, बीच के बात होकर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, ये 28 शायद इतिहास के पूरे, ना केवल हिंदुस्तान, संसार के इतिहास में ये 28 सीटें का जो चुनाव होगा वो एक अलग जगाएगा और एक ऐसा अलग आएगा कि जो मध्य प्रदेश से मैसेज जाएगा सरकार बदलने का, न केवल मध्य प्रदेश में पूरे देश में आगे आने वाले कोई भी गद्दार इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा। दोनों ही पार्टी हो रहा है, कोई हिमाकत का था। अरे भाई जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आनंद तरन जी, जो एक मिनट पूजा जी, जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले रहे हैं पचौरी से, जहां पर मुरैना के पचौरीपुरा धर्मजीत में गोलीबारी हुई है। 2 पक्षों में गोलीबारी की गई है। आपको बड़ी खबर हम इस वक्त बता रहे हैं बीच में, जहां पत्रकार पर भी हमला किया गया है। मुरैना में 2 पक्षों में मतदान के दौरान गोलीबारी की गई और इस दौरान पचौरीपुरा धर्मजीत में गोलीबारी की गई है। निश्चित रूप तो पत्रकार पर भी हमला यहाँ पर किया गया है। मुरैना से ये बड़ी खबर, जहां पर 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। गोलीबारी की गई, पत्रकार पर भी हमला किया गया है। मतदान के दौरान हुए विवाद में इस प्रकार की घटना ये सामने आई है। और वापस लौटेंगे हमारी चर्चा पर।
हमारे साथ मेहमान कांग्रेस से आनंद तारण जी इस वक्त मौजूद हैं। आनंद तारण जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, जिस तरह से जो गोलीबारी हुई है, जो आपने भी बताया 4 प्रोग्राम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो किस तरह की सरकार है, किस तरह की व्यवस्था है? निश्चित रूप से जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं, और नहीं तो सरकार में होके किस ऐसे प्राश्रय कैसे मिल सकते हैं? ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांप्रदायिकता में विश्वास रखती, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अलगाव में विश्वास रखती, भारतीय जनता पार्टी जनता की लाशों पर चढ़कर सत्ता के शिखर पर पहुंचना पाती। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करती। क्या कारण था कि 7 महीने में विकास की बात नहीं करी? क्या कारण है कि इधर उधर की बातें लेके आए? क्या कारण है कि मुद्दों से भटक के भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई आप में दम थी तो आप विकास की बात करते ना। 7 महीने में हमने क्या किया? कोरोना से हजारों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोग प्रभावित हुए, पूरा व्यापार चौपट हो गया मध्य प्रदेश का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने बहुत काम किया। आनंद तारण जी, अगर देखा जाए कि ये उपचुनाव की जो परिस्थिति है, जहां 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इनमें कई लोग तो सबसे ज्यादा वही हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें गद्दार भी कहा जा रहा है। लेकिन दूसरे आरोप उनके ये भी हैं कि जब अगर वो जनप्रतिनिधि बन गए हैं, जनता का काम उन्हें करना है, लेकिन जनता का काम वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें परमिशन नहीं मिलती है पार्टी से, सरकार से अनुमति नहीं दी जाती है, जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें पार्टी से जो है पार्टी बदलना पड़ता है, दल बदलना पड़ता है, और जनता के लिए उन्होंने पार्टी बदली है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए किस प्रकार से कहा जा सकता है कि सिर्फ गद्दार हैं? क्योंकि आरोप तो वहां से भी लग रहे हैं कि जनता का काम ही नहीं करने दे रही थी कमलनाथ सरकार। देखिए पूजा दीदी, एक बात बताइए आप, कितने दिन हुए कांग्रेस को काम करते हुए? 15 महीने की सरकार थी, 11.5 महीने काम करने का मौका मिला। हमारी सबसे महती आवश्यकता कौन सी थी? किसानों के कर्जे माफ की। हमने 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए हैं, जो इतिहास में आदरणीय कमलनाथ जी इतिहास पुरुष के रूप में लिखे जाएंगे। आज भारत मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी की तरफ देख रही है। जनता चाहती कमलनाथ जी पुनः सत्ता में वापस आए, और निश्चित रूप से कमलनाथ जी 10 तारीख के बाद आप देखिए सत्ता में वापस आएंगे। मध्य प्रदेश की जनता, ग्वालियर क्षेत्र की जनता गद्दारों का साथ नहीं दे रही है। आज वो जो परिवार के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दाव खेला है, वो परिवार आज हाशिए पे आके खड़ा हो गया है। निश्चित रूप से जो ग्वालियर अंचल की माथी ईमानदार आदमियों का सपोर्ट करती हैं, खुददार लोगों का सपोर्ट करती है, गद्दारों का नहीं करती, और ये सब चरितार्थ हो रहा है। और आज किस तरह से भय का वातावरण बनाने की कोशिश की गई है चुनाव के शुरुआत में, तो निश्चित रूप से अब आप खुद समझ सकती हैं कि क्या हालात हैं। ये चीजें दर्शाता है कि भारत की जो संप्रभुता है, भारत की एकता अखंडता है, वो बनाए रखने के लिए जनता भी उद्दलित है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो यही शक्तियां अंग्रेजों की गुलामी कर रही थी, यही शक्तियां मुखबरी का काम कर रही थी, और आज अपने आप को छद्म राष्ट्रवाद की बातें करती हैं। तो निश्चित रूप से जनता 6 साल में सब समझ चुकी है। जो इन्होंने काले धन की बात की थी, जो 15 लाख की बात की थी, जो 2 करोड़ नौजवानों को प्रति महीने नौकरी की बात की थी, प्रति वर्ष नौकरी की बात की थी, ये सब चीजें सामने आ रही। नोटबंदी के बाद क्या हालात हुए वो भी पूरे देश ने देखे। आज जीएसटी के कारण लोगों पर दोहरी तहरी टैक्स की मार पड़ रही है। जहां किसी दवाइयों के पे 5% टैक्स लगता था, आज वहां 12 से 18% टैक्स लग रहा है। अभी कल के समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि 1,00,000 करोड़ का टैक्स भरा। अरे भाई, आप जनता की जेब काट के अपने आप को बहाबाई बना रहा हो। जनता मर रही है, जनता पिस रही है। तो आपका एक काम होता है, एक सरकार का काम होता है, कल्याणकारी सरकार का काम होता है कि जनता के आंसू पहुंचना। आज जनता आंसू बहा रही है, उसके पास आज पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए पैसा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अट्ठास में किस तरह की आज बातें परोसी जा रही हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ कि 7 महीने में हमने किस तरह का वातावरण यहाँ पर बनाया। जो 15 साल में शिवराज सिंह सरकार में हजारों किसानों ने आत्महत्या की, जो लोग आत्महत्या कर रहे थे, जो लोग बच्चों का व्यापम किस तरह से बच्चों की हत्याएं हुई, मारे गए, और अधिकारी कर्मचारी मारे गए, उसकी जांच करने वाले, तो ये सब चीजें किस तरह से परोसी गई। किस तरह से 6 किसानों की हत्या की गई, और इसके बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान उपवास का ढोंग रचते हैं। और शायद संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उपवास में उन पीड़ित परिवारों को बुलाया गया जिनके घर जाना था, कि हम उनके घर जाकर और उनके घर जाकर उनका सांत्वना बनाए कि भाई आपके यहाँ गमी हो गई, हम आपके गम में, उन्हें अपने उपवास तोड़ाने के लिए
आनंद जी वो जवाब खुलवाने ले के लिए लेते हैं। राजू जी, कोशिश जिस की। प्रकार ये से एक आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर लगातार, आनंद जी का कहना है कि भ्रष्टाचार लगातार रहा, जनता के मुद्दों पर खुद बीजेपी ध्यान नहीं देती है, आरोप कांग्रेस पर लगाती है, क्या कहेंगी? आनंद जी ने तो बहुत कुछ कह दिया और आपके चैनल से जो विशेषज्ञ बैठे हैं उन पर भी आरोप लगा दिया। अब आनंद जी ने उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दिया। कितनी मजाक की बात है। एक व्यक्ति अगर निष्पक्षता से बात करता है तो वह भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है। यही हमारी उपलब्धि है कि हमने सही काम किया और उसके कारण आपने के विशेषज्ञ ने अगर कोई बात कही तो उस पर भी आरोप लगा दिया। आनंद जी ने अभी ये कहा कि ये चुनाव एक अलग दिशा तय करेगा। निश्चित रूप से मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव अलग दिशा तय करेगा। दशकों तक कांग्रेस दोबारा आने का साहस भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि 15 महीने में जो कुछ किया। अभी आनंद जी का पूरा बात मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी, तो अपनी उपलब्धियों की चर्चा उनके पास थी नहीं। क्यों? क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं। वचन पत्र को तो वचन भंग पत्र कर दिया गया था और इसीलिए अब आनंद जी बौखला गए। कमलनाथ जी तो कल बौखलाए थे, लेकिन आज आनंद जी भी आपको बौखलाए से नजर आ रहे हैं। अभी आनंद जी ने कहा कि हमने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की। कितने रुपया बैंक को भरे भैया ये बता दो? एक नहीं, सारा का सारा लोड डाल दिया सोसाइटी पर। तो सोसाइटी किसान विधानसभा में बोला है, विधानसभा के पटल पे बोला है। क्या विधानसभा के पटल सुन लो, मैं जो बात पूछ रही हूँ वो जवाब दो। कितने रुपए बैंक को दिए? इस बात का मुझे जवाब आनंद जी दे दीजिए कि कितने रुपए बैंक को दिए, नहीं दिए। सोसाइटी पर जिन किसानों का के 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की, पहले मुझे ये बताओ, कर्जा बैंकों को पैसा देना होता है। आपने एक पैसा नहीं दिया। आपने सोसाइटियों को जो बोझ डाला है वो सोसाइटियों के किसान आपको माफ नहीं करेंगे। देश के जनता जानती है। राजू जी, आनंद जी, ये तमाम मुद्दे तो है ही, साथ ही साथ लेकिन आज की अगर बात की जाए, आज जो स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर 28 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हो रहा है। राजू जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जो कांग्रेस से विधायक बीजेपी में आए थे उनको कितना समर्थन पूरा मिल रहा है बीजेपी को, और कितनी सीटें जो है बीजेपी जीत रही है इस प्रकार से? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं अब वे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं, मिल रहा है। और इसलिए हम पूरी तरह से पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। पूरा समर्थन मिल रहा है। हम 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप परिणाम देखेंगे तो 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आनंद तारण जी, आपका जवाब लेंगे इस पर। 28 की 28 सीटें बीजेपी के पाले में, देखिए आपके खाते में कितने आ रही हैं? देखिए 25 सीट जो गद्दारों की है वो तो हम जीत ही रहे हैं, और 3 सीटों में जिनमें काल को कलवित हुए हमारे आदरणीय विधायकगण, वो किसी भी पार्टी हो, कांग्रेस को या भाजपा के, उनमें से 1 या 2 सीट हम जीत सकते हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित होगी, जो एक कल्याणकारी सरकार होगी, और आने वाले समय में ये पूरे देश में ये एक मैसेज जाएगा कि किस तरह गद्दारी करने वालों का हश्र होता है। और दल बदलने वालों का क्या होगा, जिस प्रकार से दल बदलने वालों की बात की जाती है? पूजा जी, एक बात है सुनिए, जिन लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी है, जो बार बार एक ही बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग, क्या क्या इन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक अच्छाई का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, कि राजो मालवीय जैसी एक कर्मठ कार्यकर्ता उसके सिर पर गद्दारों को बिठा दिया हो? इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जो अपने आप को संसार से सबसे बड़ी पार्टी बोलती हो, उसका हश्र देखिए आप कि गद्दारों को, ईमानदारों को उस सिर पर बिठा दिया, जो चना चिरौंजी खाकर आपके लिए गद्दार हैं। इस परिवार को नहीं बनी। आपने अभी मैंने कल सुना है कि रायसेन क्षेत्र के कद्दावर नेता को भी पार्टी से बाहर कर दिया। मैंने सुना है रायसेन क्षेत्र के एक कद्दावर नेता और उनके को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारों की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों की जरूरत है जो गद्दार हैं, जो केवल सत्ता के लिए उन्हें सहयोग कर सकते हैं और सत्ता के शिखर पर उन्हें पहुंचा सकते हैं, उनकी जरूरत है। ईमानदार कार्यकर्ता की जरूरत नहीं। जो 25 क्षेत्रों में जो ईमानदार कार्यकर्ता काम करते थे
उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने उन 50 सालों से 40 सालों से इस जी। भारतीय जनता पार्टी की नींव की रचना की है, उनके ऊपर आपने गद्दारों को बिठा दिया। क्या वो उन लोगों को मदद करेंगे? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, तो उस बात का भी जवाब चाहिए राजनीति से। जवाब प्रवाल जी से हम लेंगे। प्रवाल जी, गद्दार शब्द इतनी बार आ जाता है कि जनता कहाँ, मुद्दे कहाँ, प्रदेश कहाँ, सरकार कहाँ, वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। सिर्फ गद्दार और जो जुबानी जंग चलती रहती है मैदानों में, वो अलग दिखती है। अब शब्दों का प्रयोग चलता है। कहाँ आप देख रहे हैं इन तमाम चीजों को कि सिर्फ और सिर्फ गद्दार पर ये राजनीति आकर रुक गई है? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे अच्छे पुराने मित्र आनंद नारायण जी की बात का मैं पूर्णतः खंडन करूंगा कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। राजे मालवीय जी यहाँ बैठी हैं, वो जानती हैं कि मैं कितने निष्पक्षता के साथ वहाँ बीजेपी में भी बात करता हूँ और यहाँ पे भी। मैंने सिर्फ इतना कहा था, आनंद नारायण जी, आप ठंडे मन से सोचिए कि हम किसी पर भी घर में, बाहर, समाज में किसी पर भी अगर हम लांछन लगाते हैं, देखिए हम तो ये चाहते हैं, तो हम तो उसका ये चाहते हैं प्रवाल भाई, आप हमारे अब बोलने दो ना प्रवाल जी को, लेकिन हम तो ये चाहते हैं, आप जवाब ले लीजिए। आनंद जी जवाब ले लीजिए। ईमानदारी से मैंने यही कहा आपसे। आनंद जी जवाब ले लीजिए। लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने बोला। इतने वर्षों आप जानते हो, उतने वर्षों से ही हमारी राजा मालवीय जी मुझे जानती हैं, हमारी पुरानी पत्रकार भी हैं वो। नहीं, राजो सुनिए आप, मालवीय जी शायद उन्होंने- आपको बहुत बाद में जानती होंगी। हाँ। मैं इसलिए जानता हूँ, मैं आपके क्षेत्र में ही रहता हूँ जहाँ आप जी। विचरण करते हैं, जी। वहाँ का ही मैं रहने वाला हूँ। तो मेरे को मेरी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत ज्यादा तरीके से मेरी जानता हूँ। पत्रकारिता में आज तक किसी ने इस तरह का कोई लाइन से नहीं लगाया है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी पर भी आरोप लगाइए, भविष्य में आप बड़े नेता हैं, आपको आगे जाना है। अभी मैं चाहता हूँ आप मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। मैं चाहता हूं कि जब भी आप किसी से बात करें तो राजे जी मेरी बात से सहमत होंगी, प्रमाण के साथ बोलिए कि साहब इस व्यक्ति को इतना पैसा इस ड्राफ्ट में, इस बैंक में इसने दिया। मैं मानूंगा कि आपकी बात सही है। अब ये कह देने से, अभी आप कह दो साहब प्रवाल सक्सेना जी को जो है इस चैनल में बिठाने के लिए इतना पैसा मिला इसलिए वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं होती। दूसरी बात सुनिए आप, दूसरी बात ये कि राजनीति का वास्तव में जो स्तर है, वो जैसा समाज का स्तर, जैसा फिल्मों का स्तर जो गिर रहा है, वो हर क्षेत्र में गिर रहा है, तो राजनीति का स्तर भी गिर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब तक आपके श्रीमान जो भी है, महाराज जो भी थे, अभी यहाँ आ गए हैं, ज्योतिराव सिंधिया, वो जब तक कांग्रेस में थे कभी आप लोगों ने झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र भी नहीं किया। आज वो बीजेपी में आ गए तो आपको सुभद्रा कुमारी चौहान भी याद आ रही हैं, उनकी पूरी कविता भी याद आ रही है, और किस तरह से उनकी कविता बैन लगाया गया, किस तरह से उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। कभी इसकी जांच की आप लोगों ने मांग करी क्या? मैं निष्पक्ष में बात कर रहा हूँ। आज हमारे लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत महान है और हमेशा रहेंगी कि जिस महिला ने 23 साल की उम्र में जो है देश के खातिर लड़ 1857 में अपनी आहुति दी। मेरा कहना फिर आपसे यह है कि आज आपने उनके बारे में बोला, मैं आपके प्रति सहानुभूति रखता हूं। कम से कम इस बहाने से ही झांसी की रानी को हम लोग पूज रहे हैं, समझ रहे हैं। ये काम देशभक्ति का है, राष्ट्रभक्ति का है, इसलिए। लेकिन अगर आप उस समय करते जब महाराज उधर थे तो हमें ज्यादा खुशी होती। अब सेकंड सवाल ये है कि ये चुनाव मतदाताओं को तय करना है पूजा जी, ना इनको करना ना हमको करना है। मतदाता अपना भला बुरा सब समझता है, इसको बताने की संजय प्रवाल जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी बीच में। सभी मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सुमावली से बड़ी केंद्र पर फायरिंग हुई है, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की गई है, पुलिस के सामने ही फायरिंग की गई है। हम आपको बता रहे हैं सुमावली से खबर, सुबह से 2 बार सुमावली में ये इस प्रकार से फायरिंग हो चुकी है, पुलिस के सामने ही ये फायरिंग की गई है। मतदान को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, बीजेपी मतदान के दौरान फिर से यहां पर फायरिंग हुई है। तो बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है, सुमावली में फायरिंग जारी है। सुबह भी खबर हमने देखी थी जहां पर फायरिंग की गई थी, एक युवक घायल हुआ था। वहीं दूसरी खबर मुरैना से थी जहां पर फायरिंग की गई, पत्रकार भी घायल हुआ है इस फायरिंग में। वहीं अब सुमावली में फिर से कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, पुलिस के सामने ही फायरिंग की गई है। मतदान को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं।
तो मध्य प्रदेश का महा उपचुनाव जारी है, मतदान लगातार चल रहा है, मतदान शाम तक जारी रहेगा। इसी दौरान हमने चर्चा की, हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद थे। बीजेपी से राजू मालवीय जी, वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद थे। कांग्रेस से हमारे साथ आनंद तारण जी मौजूद थे। हमने चर्चा की और तमाम चीजों में निकल कर आता है कि जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव आखिरकार क्या रुख लेगा, मध्य प्रदेश का भविष्य किस प्रकार का रहेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। मतदान जारी है, शाम तक जारी रहेगा। तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे और उसके बाद ही जो है 10 तारीख तक परिणाम आएंगे, नतीजे सामने होंगे और मध्य प्रदेश का भविष्य सामने नजर आएगा। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार। ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी कर